अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लाई हूँ क्लास 9th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 12 का लेक्चर नंबर 5। आज हम देखेंगे ग्रीन हाउस गैसेस काज ग्लोबल वार्मिंग, कि ग्रीन हाउस गैसेस किस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग करेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी दो गैसेस को कहा जाता है। ठीक है, ये हम पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और CH4। ये जो दो गैसेस होती हैं इनको बोला जाता है ग्रीन हाउस गैसेस। ये दोनों गैसेस क्या करती हैं कि आप समझ लें कि ये हमारे पास हमारी अर्थ है। ठीक है, तो अर्थ के बाहर इन्होंने इस तरीके से एक शील्ड सी बनाई हुई होती है इन दोनों गैसेस ने। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और CH4। ठीक है, ये दोनों ग्रीन हाउस गैसेस है। इन्होंने क्या बनाई होती है, लेयर अराउंड अर्थ, लेयर अराउंड अर्थ, हमारी ज़मीन के अराउंड क्या होती है, एक लेयर करी होती है। ठीक है, अब होता ये है कि सपोज़ हमारे पास ये सन है, तो जब सूरज की रोशनी आती है ज़मीन के ऊपर तो वो इस लेयर से गुज़र के आती है, यानी कि यहाँ से सपोज़ ये सनलाइट है, सनलाइट वो इस लेयर से गुज़र के हमारी ज़मीन तक आती है। ठीक है, यानी कि ये लेयर ज़मीन के अराउंड प्रेजेंट है और जो सूरज की रोशनी होगी वो इस लेयर से गुज़र के हमारी ज़मीन पर आएगी। ठीक है, तो अब क्या होगा कि जब जो भी रोशनी सूरज से गुज़र के हमारी ज़मीन तक आती है तो अब ज़मीन क्या करती है कि ज़मीन को जितनी एनर्जी ज़रूरत होती है ज़मीन उसको क्या करती है, अब्ज़ॉर्ब करती है। किसको अब्ज़ॉर्ब करती है, जितनी भी रेडिएशन की ज़मीन को ज़रूरत होती है उतनी को वो क्या कर लेती है, अब्ज़ॉर्ब कर देती है। उसके अलावा फिर कुछ रेडिएशंस ऐसी होती हैं जो कि मतलब कि ज़मीन पर आने के बजाय, आपको पता है कि हमारी फ़ज़ा में, यानी कि जब सूरज की रोशनी ज़मीन पे आ रही थी, ये जो दरमियान वाला पोर्शन है, ठीक है, तो इस पोर्शन में हमारे पास क्या क्या चीज़ें मौजूद होती हैं, इस पोर्शन में हमारे पास क्लाउड्स होते हैं। ठीक है, उसके अलावा डिफरेंट तरह की गैसेस फ़ज़ा में प्रेजेंट होती हैं, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। और अब क्या होता है कि जब सूरज की रोशनी ज़मीन पर आ रही होती है तो कुछ रोशनी इन पार्टिकल्स के साथ यानी क्लाउड्स के साथ टकरा के रास्ता चेंज कर लेती है। कुछ गैसेस उसको अब्ज़ॉर्ब कर लेती हैं, कुछ डस्ट पार्टिकल्स यानी कि रिफ़्लेक्ट हो जाती है। जब सूरज की रोशनी क्या करती है, रिफ़्लेक्ट होती है। रिफ़्लेक्ट का मतलब ये होता है कि जैसे कोई चीज़ को स्ट्रेट लाइन में आ रही है तो वो इन चीज़ों के साथ टकराने से अपना रास्ता क्या कर लेगी, चेंज कर लेगी, इधर उधर डायरेक्शन में चली जाएगी। ठीक है, तो उसके बाद बाकी एनर्जी इन चीज़ों के साथ टकराने के बाद और कुछ गैसेस जो होंगी वो एनर्जी को अब्ज़ॉर्ब भी कर लूँगी, तो बाकी एनर्जी जो ज़मीन के पास जाएगी ज़मीन उसको अब्ज़ॉर्ब करेगी। ठीक है, ठीक है, इससे मैं अगेन इस चीज़ को दोबारा सम अप कर लेती हूँ कि सूरज से जितनी भी रोशनी आती है वो सारी मुकम्मल तौर पर ज़मीन तक नहीं जाती, बल्कि कुछ रोशनी जो होगी वो क्लाउड्स, डिफरेंट गैसेस और डस्ट पार्टिकल्स की वजह से रिफ़्लेक्ट हो जाएगी। रिफ़्लेक्ट मीन अपना रास्ता चेंज कर लेगी और कुछ एनर्जी जो होगी फ़ज़ा में मौजूद गैसेस उसको अब्ज़ॉर्ब कर लेंगी और जो रिमेनिंग लाइट होगी वो कहाँ पे जाएगी, ज़मीन पे जाएगी और ज़मीन उसको क्या करेगी, अब्ज़ॉर्ब करेगी। ठीक है, अब वो रोशनी, वो लाइट जो कि ज़मीन को ज़रूरत नहीं है, ठीक है, अब ज़मीन क्या करेगी कि उस लाइट को वापस बाहर की तरफ रेडिएट करेगी, यहाँ से ऐसे करके बाहर निकालेगी जो कि उसको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब होना ये चाहिए कि वो जो ज़मीन को ज़रूरत नहीं है, ज़मीन उसको बाहर रेडिएट कर रही है, तो वो यहाँ से गुज़र के वापस जो आउटर स्पेस है, आउटर स्पेस उधर चली जाए। आउटर स्पेस आपको पता है कि वो बहुत ज़्यादा गर्म होती है। ठीक है, वो वापस सूरज के आप समझ करीब चली जाए। लेकिन होता ये है कि ये जो रेडिएशंस होती हैं, जो ये लेयर बनी हुई है ग्रीन हाउस गैसेस की, ये जो ज़मीन जिन रेडिएशन को छोड़ती है, जो ज़मीन को ज़रूरत नहीं होती, तो वो उन रेडिएशंस को यहाँ से बाहर नहीं जाने देती, बल्कि बाहर जाने के बजाय वो उसको अपने अंदर क्या कर लेती हैं, जज़ब कर लेती है। तो जज़ब करने से क्या होगा कि ये जो ज़मीन की सरफेस है, ज़मीन के अराउंड जो एटमॉस्फेयर है, इसका टेम्परेचर क्या हो जाता है, राइज़ कर जाएगा। टेम्परेचर राइजेस। क्यों? क्योंकि जो ज़मीन के अराउंड इन गैसेस ने लेयर बनाई हुई है, कार्बन डाइऑक्साइड ने और CH4 ने, ये उन गैसेस को वापस
आउटर रेडिएशंस को, यानी कि ये यहाँ से जो एनर्जी निकलेगी वो असल में यानी सूरज से जो लाइट आ रही है वो रेडिएशंस की फॉर्म में आ रही है, लेकिन जो ज़मीन जज़ब रेडिएशंस को जज़ब करने के बाद जो छोड़ रही है लाइट, वो हीट की फॉर्म में छोड़ रही है। अब उस हीट को ये रेडिएशन, ये वाली गैसेस अब्ज़ॉर्ब कर लेती हैं, तो उसको बाहर नहीं जाने देती। एज आ रिज़ल्ट अर्थ का जो सरफेस है उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। यानी कि हर साल आपको बताया कि ये दोनों गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड और जो CH4 है, इनकी कंसनट्रेशन इंक्रीज़ हो रही है। ये जो लेयर है ये मोटी सी मोटी होती जा रही है। जितनी ये लेयर मोटी से मोटी होती जाएगी तो उतना फिर क्या होगा कि उसका टेम्परेचर, यानी कि ज़मीन के इर्द गिर्द की जो गर्माहट है वो क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। ठीक है, यानी आप समझ लें कि यही प्रोसेस है ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, और ये ग्लोबल वार्मिंग कौन कर रहा है, ये ग्रीन हाउस गैसेज कर रही हैं। इसी वजह से का टॉपिक का नाम है ग्रीन हाउस गैसेस काज ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग मीन अर्थ का टेम्परेचर क्या करना, मुसलसल करना। ठीक है, अच्छा अब आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड तो फ़ज़ा में नॉर्मली भी प्रेजेंट होती है। 0.3% जो है वो इसकी नॉर्मल कंसंट्रेशन है, नॉर्मल कंसंट्रेशन है। अब नॉर्मल कंसंट्रेशन जो होती है कि वो मैं पिछले लेक्चर में भी मेंशन कर चुकी हूँ कि ज़मीन जो कार्बन डाइऑक्साइड की एक नॉर्मल कंसंट्रेशन है वो ज़मीन के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि प्लांट जो होते हैं वो इसी कार्बन डाइऑक्साइड को फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में यूज़ करते हैं। उसके अलावा ये जो कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर है ये अल्लाह ताला ने नेचुरली ज़मीन के अराउंड रखी है, ताकि वो मतलब कि जो ज़मीन से रेडिएशंस निकल रही हैं हीट की फॉर्म में, उनको वो अपने अंदर जज़ब करे। लेकिन मतलब वो जज़ब इस सेंस में रखे कि वो मतलब कि एक नॉर्मल टेम्परेचर रखे। नॉर्मल टेम्परेचर यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ज़मीन के अराउंड एक नॉर्मल टेम्परेचर मेंटेन रखे, क्योंकि ज़मीन पे रहने वाले हर जानदार को ज़िंदा रहने के लिए एक नॉर्मल टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड वो नॉर्मल टेम्परेचर मेंटेन नहीं रख रही, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की जो अमाउंट है वो भी नॉर्मल नहीं है, क्योंकि ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से मुसलसल फ़ज़ा में कार्बन डाइऑक्साइड की जो नॉर्मल कंसनट्रेशन थी 0.03%, उससे ये बहुत क्या कर गई है, इंक्रीज़ कर गई है। इसी वजह से जो टेम्परेचर एक नॉर्मली मेंटेन रहना चाहिए था हमारी अर्थ सरफेस का, वो दिन ब दिन क्या हो रहा जा रहा है, इंक्रीज़ होता जा रहा है ड्यू टू इंक्रीज़ ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। अच्छा, अब अल्लाह ताला ने जो नेचुरली हमारी ज़मीन जिस तरीके से बनाई है, इसका सरफेस का टेम्परेचर मैक्सिमम कितना होना चाहिए, 20 डिग्री होना चाहिए। एवरेज टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 20 डिग्री सी। एवरेज टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 20 डिग्री सी। यानी 20 डिग्री सी से जो बढ़ जाएगा टेम्परेचर, तो वो आप समझ लें कि इंसानी ज़िंदगी के लिए और जो ज़मीन पे मौजूद जो दूसरी लिविंग थिंग्स के लिए, उनके लिए बहुत ज़्यादा ख़तरा बन जाएगा। अब मौजूदा ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से तकरीबन आलमोस्ट ये जो टेम्परेचर है, एवरेज टेम्परेचर की 15 डिग्री सी तक अभी पहुंच चुका है। ठीक है, जो अभी मौजूदा ह्यूमन एक्टिविटीज़ चल रही हैं उनकी वजह से ये टेम्परेचर, एवरेज टेम्परेचर दुनिया का जो है वो 15 डिग्री सी तक पहुंच चुका है। आप देखेंगे जस्ट 5 का गैप रह गया है, यानी कि ये जो अगर इंसानों ने जो दुनिया में मौजूद ये पॉल्यूशन है, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन को कंट्रोल ना किया, तो ये 20 से क्या कर जाएगा, क्रॉस कर जाएगा। तो उस टाइम फिर इस ज़मीन के ऊपर जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं उनके लिए रहना पॉसिबल नहीं होगा। आपको पता है कि आप ये खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हर साल जो है वो पिछले साल की निस्बत मज़ीद गर्मी होती है और वेदर जो है वो एक्सट्रीम लेवल पे चले गए हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हमने ये देखा था कि ये जो दोनों गैसेस होती हैं मोस्टली इनकी मेन रीज़न क्या है फ़ज़ा में जाने की, किसकी बर्निंग है, फॉसिल फ्यूल की बर्निंग, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। ठीक है, फॉसिल फ्यूल की जो बर्निंग है वो मेन रीज़न है इन दोनों गैसेस का फ़ज़ा में अक्यूमुलेट होने का। फॉसिल फ्यूल्स के अंदर आपको पता है कि कार्बन के कंपाउंड होते हैं, कार्बन कंपाउंड होते हैं, और कार्बन कंपाउंड की बर्निंग से ही ये दोनों गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन, ये मीथेन गैसेस फ़ज़ा में अक्यूमुलेट होती हैं। और ये दोनों गैसेस आप समझ लें कि जो एक लोगों ने अपने से खुद से जो एक ग्लास वो ग्रीन हाउस गैसेस हाउसेस बनाए होते हैं, जिनके अंदर वो डिफरेंट प्लांट्स को इस टाइप के आप समझ लें कि वो उन्होंने घर से बनाए हुए होते हैं,
जिनकी जो दीवारें होती हैं वो ग्लास की होती हैं, ग्लास वाल, ठीक है। उसके अंदर वो किसकी ग्रोथ करते हैं? प्लांट्स की ग्रोथ करते हैं, ठीक है। किसकी ग्रोथ करते हैं? प्लांट्स की ग्रोथ करते हैं कि वो उनको एक प्रॉपर टेम्परेचर दे रहे होते हैं, तो उस टेम्परेचर के अंदर वो प्लांट ग्रो कर रहे होते हैं। तो आप समझ लें कि हमारी ज़मीन के अराउंड ये जो इन दोनों गैसेस ने जो शील्ड बनाई हुई है वो सेम जो ग्रीन हाउस की ग्लास वाल होती है, सेम ये जो दोनों गैसेस होती हैं हमारी अर्थ के अराउंड भी उनका जो काम होता है वो इसी ग्लास वाल की तरह का होता है, ठीक है। ये जो ग्लास वाल है आप समझ लें कि ये बहुत अच्छी गुड एब्जॉर्बेंट होती है, हीट, गुड हीट एब्जॉर्बेंट होती है, गुड हीट एब्जॉर्बेंट। यानी कि ये क्या कर रही होती है? सूरज से आने वाली रेडिएशंस को अंदर तो गुजरने देती है लेकिन बाहर नहीं जाने देती, और फिर इन प्लांट्स को सूटेबल टेम्परेचर मिलता है ग्रो करने के लिए। तो सेम इसी तरह हमारी ज़मीन के अराउंड ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है और CH4 ने मिलके एक लेयर बनाई हुई है वो भी बहुत अच्छी हीट एब्जॉर्बेंट है। वो उन्होंने आप समझ लें कि जो हीट अपने अंदर जज़ब करनी होती है उससे ज़्यादा वो हीट जज़ब कर लेती हैं और ज़मीन का टेम्परेचर क्या कर रही है? मसलसल बढ़ा रही हैं। अच्छा, अब ये जो ज़मीन के अराउंड कार्बन डाइऑक्साइड और CH4 की जो शील्ड है, इसका जो ये हीट को अब्ज़ॉर्ब करना, हीट को ट्रैप करने का प्रोसेस है, और जिसकी वजह से अर्थ का जो टेम्परेचर मुसलसल बढ़ रहा है, इस इफ़ेक्ट को बोलते हैं ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट की क्या डेफिनेशन होगी? ड्यू टू द एक्ट ऑफ ट्रैपिंग ऑफ हीट अराउंड द अर्थ के अराउंड हीट का ट्रैप होना, ड्यू टू विच एवरेज टेम्परेचर ऑफ एटमोसफेयर ग्रेजुअली इंक्रीज। यानी हीट के ट्रैप होने के काम की वजह से ज़मीन के अराउंड टेम्परेचर का मुसलसल इंक्रीज होना क्या कहलाता है? ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट कहलाता है। क्योंकि इसको ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से हो रहा है, और इसकी वजह से ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट की वजह से जो आगे फर्दर प्रोसेस होता है, जो हमारी पूरी अर्थ का जो टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या है? इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ ग्लोब, पूरी दुनिया का टेम्परेचर का क्या करना? बढ़ जाना, ठीक है। अब ये जो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट है इसका रिलेशन होता है, आप समझ लें कि इसका डायरेक्ट रिलेशन होता है ग्रीन हाउस गैसेस के साथ। ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि हीट के ट्रैप होने की वजह से ज़मीन की सरफेस का टेम्परेचर इंक्रीज होना क्या कहलाता है? ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट कहलाता है, ठीक है। ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट का डायरेक्ट रिलेशन होता है किसके साथ? कंसंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। कंसंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, ठीक है। जितनी फ़ज़ा में ग्रीन हाउस गैसेस की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी उतना ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट ज़्यादा होगा। ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट के ज़्यादा होने से मुराद ये है कि अर्थ की सरफेस का जो टेम्परेचर है वो उतना क्या होगा? बढ़ता जाएगा, ठीक है। जितना आप समझ लें कि मोर आर ग्रीन हाउस गैसेस मोर इज ट्रैपिंग ऑफ हीट, जितना कंसनट्रेशन इनकी ज़्यादा होगी उतनी ही हीट की ट्रैपिंग क्या होगी? ज़्यादा होगी, और बहुत कम से कम एनर्जी जो है वो आउटर स्पेस में जाएगी। आप समझ लें कि लॉस डिक्रीज इन थर्मल एनर्जी लॉस टू स्पेस, यानी कि असल में उस एनर्जी को कहाँ पे जाना चाहिए? आउटर स्पेस में जाना चाहिए, ताकि अर्थ के अराउंड एक स्पेसिफिक टेम्परेचर मेंटेन हो, और वो टेम्परेचर मेंटेन हो जो कि ज़मीन पे रहने वाले ऑर्गेनिजम्स, लिविंग थिंग्स में प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस के लिए नॉर्मल टेम्परेचर है। बट वो टेम्परेचर आउटर स्पेस में जाने के बजाय ये गैसेस क्या करती हैं? उसको ट्रैप कर लेती हैं। एज अ रिज़ल्ट क्या होता है कि अर्थ क्या हो रही है? वार्म अप हो रही है। जितनी ट्रैपिंग हीट की ज़्यादा होगी उतना अर्थ की क्या होगी? वार्मिंग अप होगी, और जितने अर्थ वार्म होगा उतना हमारे पास ग्लोबल वार्मिंग का प्रोसेस क्या होगा? इंक्रीज़ होगा। और ग्लोबल वार्मिंग के क्या इफ़ेक्ट हैं ये हम ऑलरेडी मैंने पीछे भी डिस्कस किए थे, ठीक है। ये था हमारा आज का लेक्चर। इसका मैं सम अप कर लेती हूँ कि जैसे कि मैंने पहले भी मेंशन किया था कि कार्बन डाइऑक्साइड जो वो एयर पॉल्यूटेंट नहीं है, क्योंकि वो नॉर्मली फ़ज़ा में प्रेजेंट होता है। वो फ़ज़ा का एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है जो कि ज़मीन पे रहने वाले प्लांट्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है, क्योंकि प्लांट अपना
फूड का जो मेन प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन जब ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन इंक्रीज़ हो जाती है तो ये भी एक एयर पॉल्यूटेंट बन जाता है और ये एक ग्रीन हाउस गैस कंसिडर होती है। और ये दूसरी जो ग्रीन हाउस गैस है मीथेन, उसके साथ मिलके इसने ज़मीन के अराउंड एक ऐसी शीट बनाई हुई होती है जो कि सूरज से आने वाली रेडिएशंस को ज़मीन तक भेजती तो है, बट ज़मीन जिन रेडिएशंस को छोड़ेगी उनको ये आउटर स्पेस में जाने के बजाय अपने अंदर क्या कर लेती हैं, जज़ब कर लेती हैं, ठीक है। उनको जो नॉर्मल फॉर्म में ऑब्ज़र्व करना चाहिए ज़मीन के अर्थ का टेम्परेचर मेंटेन रखने के लिए, ये उससे ज़्यादा जज़ब कर लेती हैं। और हर साल ये जो इनके अब्ज़ॉर्बेंट्स का प्रोसेस है कि मुसलसल क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, जिस वजह से अर्थ का टेम्परेचर क्या हो रहा है, मुसलसल बढ़ रहा है। एक एवरेज टेम्परेचर 20 डिग्री सी होना चाहिए ज़मीन, मतलब 20 डिग्री सी तक मतलब ऐसा है कि जो कि लिविंग थिंग्स बर्दाश्त कर सकती हैं। मौजूदा एवरेज टेम्परेचर 15 डिग्री सी तक पहुँच चुका है। और ये जो ग्रीन हाउस गैसेस की मुसलसल फ़ज़ा में इंक्रीज़ हो रही है, इसकी मेन रीज़न है फॉसिल फ्यूल की बर्निंग, ठीक है। तो उसके बाद फिर हमने देखा कि इसकी वजह से मुसलसल अर्थ का टेम्परेचर जो इंक्रीज़ हो रहा है, इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। और इसका डायरेक्ट रिलेशन होता है ग्रीन हाउस गैसेस के साथ। जितनी गैसेस ज़्यादा होंगी उतना ये इफ़ेक्ट ज़्यादा होगा, उतना ज़मीन ज़्यादा हीट अप होगी और उतना ही ग्लोबल वार्मिंग का प्रोसेस क्या होगा, ज़्यादा होगा। ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर चैनल पे पहली दफ़ा हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं इसी चैप्टर के न्यू लेक्चर के साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।